क्लास 12th हम लोग का जो लेसन चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। तो उसमें जो आप लोग लेसन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे जो है फैराडे का नियम क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना क्या होती है और लेंज का नियम क्या है। ठीक, उसमें जो फैराडे का नियम था, पहला नियम हमारा क्या था कि पहला नियम ये था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है E = -डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये पहला नियम था। इस नियम में अगर जो समय है अगर वो बहुत छोटा हो तो हम लिमिट लगाते हैं, हो जाएगा हमारा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। आप लोगों को पता है कि जब टी का मान बहुत छोटा होता है तो इसको ये जो लिमिट है हमारी इंटीग्रेशन में चेंज हो जाती है, तो ये E = -d फाई अपॉन dt हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ है कि E = -d फाई अपॉन dt। इसे हम न्यूमैन्स लॉ यानी कि न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक, अब इसमें बच्चों ये जो माइनस साइन है, ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। आप लोगों ने देखा भी था कि जब पास लेके आ रहे थे चुंबक को तो सामने वाला पोल सेम पोल बन जा रहा था, जिससे वो उसको दूर भगाए, और जब दूर ले जा रहे थे तो वो पास आने का प्रयास कर रहा था, अपोजिट पोल बन जा रहा था, है ना। तो ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है सदैव फ्लक्स परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। तो यहाँ ऋणात्मक चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, अब इसके बाद अगर सपोज जो कॉयल है हमारी, जो कुंडली है, उसमें अगर फेरों की संख्या n है ना। अभी मान लो अगर एक कॉयल में उसमें अगर जो कॉयल की जो फेरे हैं वो बहुत पास हैं और प्रत्येक फेरे से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान बराबर है। जैसे कि मान लो ये कॉयल है और इस कॉयल में जो है फेरों की संख्या हमने मान ली क्या है n। ठीक, और एक कॉयल के फेरे पास हैं और हर फेरे से जो रेटेड फ्लक्स परिवर्तन है वो हमने मान लिया फाई है। तो जो नेट फ्लक्स होगा परिवर्तन इस कुंडली में वो क्या होगा, n फाई के बराबर हो जाएगा, है ना। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, E = -n d फाई अपॉन dt के बराबर होगा। अब हमने इसने n को अंदर ले लिया तो -d फाई n अपॉन dt, इस फाई n को हम n फाई लिख सकते हैं। इस n फाई को हम नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज यानी कि फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या कहते हैं। किसको, n फाई को, ये जो n फाई है इसको, और इसका जो मात्रक होता है वो वेबर इंटू टर्न होता है। ठीक, अब इसके बाद बच्चों जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल किस पर डिपेंड करता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की निर्भरता, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, डिपेंडेंस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इस फॉर्मूले में आपने ये क्या देखा, हमारा जो पहला नियम है वो क्या कहता है, E = -n d फाई अपॉन dt, यानी कि यहाँ से जो E है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, यानी कि नंबर ऑफ आपका जो फेरों की संख्या है उन पर डिपेंड करता है। दूसरा, E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d फाई अपॉन dt, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा, अब बच्चों आप ये यहाँ देख सकते हो कि जो आपका जो E है वो डेल्टा फाई पर निर्भर नहीं कर रहा, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी यानी कि इस फ्लक्स परिवर्तन पर, ये हमारा क्या है, फ्लक्स परिवर्तन, इस पर डिपेंड करता है। तो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो खाली फ्लक्स में परिवर्तन पर निर्भर नहीं करता बल्कि फ्लक्स परिवर्तन की दर पर यानी कि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी पर डिपेंड करता है, खाली ओनली डेल्टा फाई पर यानी कि फ्लक्स परिवर्तन पर डिपेंड नहीं करता। चौथा, जो तुम्हारा EMF है
वो रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। इस कुंडली का जो आपने कॉइल बनाई है, इस कॉइल का क्या रेजिस्टेंस है, इसके रेजिस्टेंस पर भी प्रेरित विद्युत वाहक बल हमारा डिपेंड नहीं करता। अब इसके बाद बच्चों हमारा था कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, कि हम इस चुंबकीय फ्लक्स को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो पहला है कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर। कैसे? जैसे जो आपकी कॉइल है, जो ये जो कॉइल है, इस कॉइल को अगर यहाँ हमारे गैल्वेनोमीटर लगा दिए, इस कॉइल को अगर हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में बहुत तेज़ी से लाएं, फिर बाहर ले जाएं, फिर तेज़ी से बनाएं, फिर बाहर ले जाएं, तो बार बार तेज़ी से बाहर निकाल कर हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। तो जब आप इसको तेज़ी से चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालोगे तो इस केस में जो फ़ाई2 होगा, फ़ाई2 बराबर B इंटू ए होगा। और आपने जब चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकालो तो B की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू हमारी किसके बराबर हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक। अब इसके बाद बच्चों जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन होगा वो हमारा क्या होगा? फ़ाई1 हमने माना कि ये जो कुंडली है, इस कुंडली का जो क्षेत्रफल, कुंडली के तल के लंबवत हमारा चुंबकीय क्षेत्र कार्य कर रहा है। ठीक है, तो कुंडली हमारी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी है, तो फ़ाई1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? B इंटू ए के बराबर होगी। तो यहाँ पर डेल्टा फ़ाई बराबर क्या हो जाएगा? फ़ाई2 माइनस फ़ाई1, यानी कि 0 माइनस BA इज इक्वल टू माइनस का BA। ये क्या है हमारा? डेल्टा फ़ाई। तो जब हम कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकाल लेते हैं तो उस केस में हमारा जो डेल्टा फ़ाई होगा वो माइनस BA के बराबर हो जाएगा। अच्छा, दूसरा केस क्या है कि इस कॉइल को मैं 90 डिग्री के कोण पर अगर घुमा दूँ, अगर मैं इसको ऐसे ना करके 90 डिग्री के कोण पर घुमा देती हूँ तो उस केस में फ़ाई2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? उस केस में जो फ़ाई2 हमारा होगा ये हो जाएगा B डॉट A होता है, यानी कि BA cos 90। कब? जब हमने क्या किया, दूसरा केस है हमारा, जब कुंडली को 90 डिग्री कोण से घुमाया, ठीक। तो ये हमारी BA cos 90 के बराबर हो जाएगी फ़ाई2 की वैल्यू। ठीक है, तो BA की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? cos 90 के बराबर हो जाएगी। जब BA की वैल्यू cos 90 के बराबर हो जाएगी तो ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, यानी कि फ़ाई2 बराबर हो जाएगा B इंटू ए इंटू 0, यानी कि 0। तब डेल्टा फ़ाई बराबर यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? फ़ाई2 माइनस फ़ाई1, यानी कि 0 माइनस BA इज इक्वल टू माइनस का BA। ठीक। अब तीसरा केस क्या कहता है? तीसरा केस हमारा ये है कि अगर हम कुंडली को 180 डिग्री के कोण से घुमा दें, यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। ठीक, हमने यहाँ पर क्या किया? कुंडली को 180 डिग्री कोण से घुमाया। तो उस केस में हमारा जो फ़ाई2 होगा वो क्या हो जाएगा? फिर से फ़ाई2 बराबर हो जाएगा हमारा BA cos 180। cos 180 की वैल्यू -1 होती है, यानी कि माइनस का BA हो गया। तो यहाँ से डेल्टा फ़ाई इज इक्वल टू फ़ाई2 माइनस फ़ाई1, यानी कि माइनस का BA, यानी कि हो गया माइनस का 2BA। ठीक। तो पहला केस क्या है कि कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर क्या कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर भी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा क्या है पॉइंट? दूसरा ये है कि चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके, ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके। कैसे? सपोज़ पहले आपने जब कुंडली को रखा है, ये हमारी जो कॉइल है, ये जो कॉइल है जिस क्षेत्र में रखी है वो B1 है, और वो क्या है? इसके लंबवत है। किसके? कुंडली के तल के लंबवत है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस केस में जो फ़ाई1 की वैल्यू हो जाएगी वो हमारी B1 हो जाएगी। अब हमने क्या किया कि चुंबकीय क्षेत्र का मान B1 से बदल कर B2 कर दिया। तो उस केस में फ़ाई2 बराबर क्या हो जाएगा? B2 इंटू ए। जब B1 को बदल कर चुंबकीय क्षेत्र हमने क्या किया? यहाँ लिख लो, चुंबकीय क्षेत्र B1 को परिवर्तित करके B2 करने पर फ़ाई2 ये हो जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा फ़ाई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? फ़ाई2 माइनस फ़ाई1, यानी कि B2 इंटू ए माइनस B1 ए को कॉमन ले लो, तो B2 माइनस B1। ठीक, डेल्टा फ़ाई की वैल्यू हो गई यहाँ से हमारी। तो यहाँ से अब इस केस में अगर हम B2 का मान 0 कर दें, कैसे?
कि अचानक से हम चुंबकीय क्षेत्र को घटाकर अगर शून्य कर देते हैं, अगर चूँकि इफ़ B2 बराबर 0 कर दिया जाए इसमें, तो डेल्टा फाई बराबर क्या आ जाएगा, A0 माइनस B1, यानी कि माइनस का B1 इंटू A के बराबर ये हो जाएगा। ठीक, तीसरा केस क्या है, तीसरा केस बच्चों यहाँ पर लिख लीजिए आप। तीसरा केस हमारा क्या है, तीसरा केस है चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदल, मतलब अगर सपोज पहले जो कुंडली जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखी है ना, हमने माना कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B है, और इस कॉइल के लिए या उसके लिए हमने मान लिया कि एरिया A1 है, तो इस केस में फाई1 बराबर क्या हो जाएगा, B1 इंटू A, क्योंकि हमने कुंडली के तल को क्या किया है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत लिया है। अब हमने क्या किया है कि जब हम इस कुंडली को चुंबकीय से बाहर निकालते हैं या अंदर करते हैं, तो हमने माना कि इस धकेलने के चक्कर में उसका क्षेत्रफल बदलकर A1 से क्या हो जाता है, सॉरी BA1 हो गया, ये A1 से बदल कर क्या हो गया, A2 हो गया। तो उस केस में जो फाई2 होगा वो हमारा B इंटू A2 हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र तो हमने वहीं रखा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र से बाहर खींचने या धकेलने पर क्षेत्रफल में जो परिवर्तन हुआ वो A2 हुआ। चुंबकीय क्षेत्र हमारा वही है, तो फाई2 बराबर B इंटू A2 हो जाएगा। तो अब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, डेल्टा फाई बराबर फाई2 माइनस फाई1, यानी कि B इंटू A2 माइनस BA1, B कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा A2 माइनस A1। तो इस तरीके से बच्चों हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला हमने आपको बताया कि कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, उसको पहले अचानक से बाहर खींचकर, फिर 90 डिग्री पर घुमाकर, फिर 180 पर घुमाकर हम चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन कर सकते हैं। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र को हम अगर परिवर्तित कर दें, हमने पहले B1 चुंबकीय क्षेत्र लगाया, फिर B2 लगाया, तो चुंबकीय क्षेत्र के मान को बदलकर भी हम क्या कर सकते हैं, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर सकते हैं। और तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर। ठीक, अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धन तथा प्रेरित आवेश। अभी आप लोगों ने बच्चों पढ़ा कि जो पहला नियम हमारा वो क्या कहता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा फर्स्ट लॉ है फैराडे का। अगर फेरों की संख्या कुंडली में n है, तो जो नेट विद्युत वाहक बल होगा वो हमारा माइनस n फाई डेल्टा फाई अपॉन डेल्टी हो जाएगा। ये भी आप लोगों ने भी देखा। अगर इस पूरी कुंडली का रेजिस्टेंस R हो, और अगर हमारी कुंडली का जो है वो बंद है, तो उसमें क्या होगी, इंड्यूस करंट बहेगी, है ना। तो जो इंड्यूस करंट होगी I इज इक्वल टू E अपॉन R। ओम का नियम क्या कहता है, V इज इक्वल टू I इंटू R। तो उस नियम से ये I इज इक्वल टू E अपॉन R हो जाएगा। इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, हो जाएगा माइनस का N अपॉन R डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक, अब जो नेट आवेश, इससे जो रिलेटेड नेट आवेश होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा Q इज इक्वल टू, बच्चों आप लोगों को पता है I इंटू डेल्टा टी होता है। तो इस फॉर्मूले से हमने क्या किया, इस I की वैल्यू को यहाँ पर रख दिया, तो हो जाएगा माइनस का N अपॉन R डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का N अपॉन R डेल्टा फाई। ठीक, अब यहाँ N क्या है, फेरों की संख्या, डेल्टा फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, और R क्या है, प्रतिरोध। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो प्रेरित आवेश है, यहाँ डेल्टा टी कहीं नहीं है इस फॉर्मूले में, यानी कि जो प्रेरित आवेश है वो समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता। जो प्रेरित आवेश है फेरों की संख्या पर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन पर और प्रतिरोध पर डिपेंड करता है, समय पर निर्भर नहीं करता। लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल E, इस फॉर्मूले में आप डेल्टा टी देख रहे हो, प्रेरित धारा I, इस फॉर्मूले में आप डेल्टा टी देख रहे हो। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा I ये दोनों समय पर निर्भर करते हैं, ये दोनों समय परिवर्तन पर या समय अंतराल पर निर्भर करते हैं। लेकिन जो प्रेरित आवेश होता है वो समय अंतराल पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए आप फ्लक्स परिवर्तन चाहे आप धीरे से करें या तेज़ से करें, परिपथ में प्रेरित आवेश आपका इतना ही रहेगा, है ना। इसका मतलब क्या है कि क्यों हमारा डेल्टा टी पर निर्भर नहीं करता। इसका मतलब ये है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन चाहे धीमी गति से हो या तेज़ गति से हो, आप कुंडली को बहुत तेज़ी से बाहर ले जाएं या बहुत धीमे की चुंबकीय क्षेत्र से बाहर ले जाएं,
उसमें प्रेरित आवेश उतना ही रहेगा। केवल चुंबकीय फ्लक्स में होने वाला कुल परिवर्तन क्या होगा, n होगा। ठीक है, और वो जो प्रेरित आवेश है वो किसके बराबर होगा, n के अनुक्रमानुपाती। यहाँ से हम n को अंदर ले सकते हैं ना इससे, तो यहाँ से जो q होगा वो n के अनुक्रमानुपाती होगा, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले कुल परिवर्तन के बराबर होगा। q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये प्रेरित आवेश हो गया। ठीक है, इस n को अगर हम अंदर ले लेंगे तो q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n हो जाएगा, यानी कि ये चुंबकीय फ्लक्स में कुल परिवर्तन डेल्टा n, यानी कि कुल चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, एक चीज़ और बच्चों नोट में आप ये लिख लीजिए कि जो प्रेरित शक्ति होती है, अगर यहीं से हम निकालेंगे तो जो प्रेरित शक्ति होगी वो हमारी प्रेरित P इज इक्वल टू क्या होता है आपका, P इज इक्वल टू V इंटू आई होता है ना। तो यहाँ V की जगह यहाँ V हमारा क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल, तो हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल इंटू प्रेरित धारा। और क्या पॉइंट आपने नोट किया कि जो प्रेरित आवेश होता है, प्रेरित आवेश समयांतराल पर निर्भर नहीं करता। ठीक, और क्या मेन चीज़ है, फैराडे के पहले नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। और क्या मेन चीज़ है, फ्लक्स परिवर्तन के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो आपका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो कुंडली के किसी निश्चित बिंदु पर उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि पूरी कुंडली में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे अगर आपकी ये कॉइल है तो आप ये नहीं कह सकते कि फ्लक्स परिवर्तन इस कॉइल में हो रहा है, इस पॉइंट पर हो रहा है या इस पॉइंट पर हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये पूरी कॉइल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो पूरी कुंडली में वितरित होता है। तीसरा क्या है कि जो फ्लक्स परिवर्तन की जो दर होती है पहले नियम के अनुसार वो किसके बराबर होती है, अगर n कॉइल्स होती हैं तो E इज इक्वल टू माइनस का n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये आपका फॉर्मूला होगा अगर n हमारी क्या होगी, फेरों संख्या होगी। ठीक, अब इसके बाद तुम्हारा आता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में प्रेरित विभवांतर। बच्चों इस टॉपिक को अगर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, इसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा।